स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो लास्ट क्लास में एक सीरीज स्टार्ट की थी, वो सीरीज क्या थी? रिगार्डिंग मैथमेटिक्स ऑप्शनल। ठीक, वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑप्शनल ऑफ यूपीएससी। इसमें हमने क्या किया था? हमने शुरुआत की थी सिलेबस डिस्कशन से। ठीक, और सिलेबस डिस्कशन में भी हमने कौन सा टॉपिक पकड़ा था? हमने पेपर 1 का पार्ट 1, जिसमें क्या क्या था? लीनियर अलजेब्रा, ठीक, कैलकुलस एंड सॉलिड ज्योमेट्री। इनमें से कौन कौन से सब टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट के 5 इयर्स में किस तरीके से वेटेज दिया गया है इन सब टॉपिक्स को, ठीक, ये हमने देखा था पेपर 1 पार्ट 1। और थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया था कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए। ठीक, क्या बताया था मैंने आपको? मैंने मैथमेटिक्स नहीं, मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी ऑप्शनल हमें चूज करना है तो भाई क्या क्राइटेरिया होगा? मेरे लिए तो 2 ही क्राइटेरिया होगा। पहला क्राइटेरिया कि अगर उसे मैं उस ऑप्शनल को अगर मैं 6 to 7 मंथ दे रहा हूं, ठीक, तो उस ऑप्शनल में ये पोटेंशियल होना चाहिए कि 300 मार्क्स मुझे दिला सके, एटलीस्ट अप्रोचेबल हो वो, जो मैथ्स ऑप्शनल में बिल्कुल है। अगर एक राइट गाइडेंस से राइट स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर करोगे तो 6-7 महीने में वो टारगेट अचीवेबल होता है। ठीक? दूसरा क्या क्राइटेरिया रहता है? एक तो मार्क्स अचीवेबल हो, प्लस गाइडेंस, कोचिंग, मटेरियल, ये सारी चीजें अवेलेबल हो। ये कुछ ऐसा ऑप्शनल मत ले लो जिसका आपको रिसोर्सेस ही अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये 2 कैटेगरी सेटिस्फाई हो रहा है, चाहे वो कोई भी ऑप्शनल करे आपके लिए, ठीक है। पबैट अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए। सोशियोलॉजी कर रहा है, आप सोशियोलॉजी ले लीजिए। बट प्रॉब्लम क्या होती है? उसमें भी 300 प्लस लोग स्कोर करते हैं, ठीक, बट नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स स्कोरिंग 300 प्लस वो कम होते हैं एज कंपेयर टू मैथ्स। क्योंकि अगर इसको सीरियसली पढ़ा जाए एक सही तरीके से तो आप इसमें बिल्कुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसी के लिए हमने क्या किया है? हमने एक लाइव बैचेस स्टार्ट किए हैं मैथ्स ऑप्शनल के। कब से स्टार्ट हो रहे हैं ये? दीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 28 जुलाई। डेली 12 बजे से लाइव क्लासेस होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। आज का जो एजेंडा था हमारा क्या है? पेपर 1 पार्ट 2, इसका एक सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये कोई भी चीज पढ़ाने से पहले ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्या क्या आता है। अगर मैं ये कह दूं आपसे कि भाई वेक्टर एनालिसिस, तो आप ये टॉपिक सुनते ही आपके ध्यान में क्या आना चाहिए कि ये पेपर 1 का पार्ट 2 का सबसे लास्ट टॉपिक है। सिलेबस पहले ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। कोई ये कह दे डाइवर्जेंस थ्योरम, कोई ये कह दे स्टोक्स थ्योरम, तो हमें पता होना चाहिए बात किसकी हो रही है। ठीक, तो चलिए इसी के डिस्कशन को आगे चलते हैं, ले जाते हैं। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज माई मेल ID ankit.tiwari@studiiq.com। और अगर आप टेलीग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हैं, देखो YT के जितने भी सेशंस होंगे इनकी PPT वगैरह अगर डाउनलोड करने हैं तो इस चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, AT_UPSC_maths। ठीक, तो ये देख लीजिए। वाई टू चूज मैंने आपको बता दिया है भाई, वाई टू चूज ऑप्शनल, वाई टू चूज मैथ्स ऑप्शनल, क्योंकि एक ही क्राइटेरिया है, मार्क्स अच्छे से लाना और इस यूपीएससी के साइकिल से निकलना क्लियर करके, और क्लियर भी डबल डिजिट रैंक के साथ। टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि एग्जाम क्लियर करना है, टारगेट ये होना चाहिए कि डबल डिजिट रैंक के साथ स्कोर क्लियर करना है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल आपके हाथ में क्या है? आपका ऑप्शनल। देखो लिखा भी हुआ है, it is said that optional determine the destiny of UPSC। ऑप्शनल चूज करना आपके हाथ में है, ऑप्शनल को किस तरीके से प्रिपेयर करना आपके हाथ में है। मतलब जो यूपीएससी की डेस्टिनी है वो आपके हाथ में, आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं यही फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें डिफरेंस लाता है। ये कुछ प्रोज हैं मैथ्स ऑप्शनल लेने के कि भाई स्टैटिक नेचर का होता है। एक बार आप समझ लिए, देखो लॉजिक मैथ्स में सेम है, जो बदलने वाला नहीं है। एक बार आप समझ लिए इस लॉजिक को, तो उसके बाद क्या है? प्योर मैथ्स होता क्या है? लॉजिक प्लस उस लॉजिक का एप्लीकेशन। तो जब आप लॉजिक समझ लेंगे उसके बाद आप जितना प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जितना एप्लीकेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उतना ये ऑप्शनल आपका और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपने एप्लीकेशन कितना अच्छे से सीखा है, ठीक है, आपने कितनी प्रैक्टिस की है, उस पर डिपेंड करता है। ये कुछ इसमें नया ऐड नहीं होने वाला, ठीक।
स्कोरिंग ऑप्शनल है, सबको पता है, 300 प्लस मार्क्स राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करके इजीली अचीव किया जा सकता है। ये हमारे कोर्स के फीचर्स हैं जो हम 28 जुलाई से लॉन्च कर रहे हैं। ये अराउंड 7 मंथ चलेगा, ठीक, 7 मंथ इसलिए चलेगा बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको 12th के बाद का मैथ्स नहीं आता। हालांकि आप जो भी मैथ्स ऑप्शनल चूज करता है, ज्यादातर हम इंजीनियरिंग ग्रेजुएटेड रहते हैं या साइंस ऑप्शनल के रहते हैं, बट ये माना जाएगा कि यार 12th के बाद मैथ्स नहीं पढ़े हैं, तो जो हमारा लेवल स्टार्ट होगा वो 12th के बाद से ही स्टार्ट करेंगे हम। ठीक, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एंड सॉल्यूशंस आफ्टर ईच सेशन। हर एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक, ताकि प्रैक्टिस कहां से करना है सर ये समस्या ना हो। लॉजिक क्लास में समझा दिया जाएगा, क्वेश्चंस क्लास में करा देंगे, प्लस बाकी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी मल्टीपल बुक्स और मल्टीपल सोर्सेस हैं हमारे पास, उसमें से बेस्ट हम कंपाइल करके देंगे। आपका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना रहेगा, ठीक, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ पाएंगे, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अच्छी बात यह है मैथ्स ऑप्शनल में कि सिविल सर्विसेज के भी क्वेश्चंस हैं, आईएफएस के भी मेंस के क्वेश्चंस हैं, तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हमारे पास पॉसिबल होगा। हमारा एम भी क्या रहेगा कि जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हैं हर एक टॉपिक से, एटलीस्ट उनमें से 4-4, 5-5 क्वेश्चंस हम लोग कर लें। कुछ क्वेश्चंस क्लास में कर लूं, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे दूं, ताकि जो भी हो एग्जाम में सरप्राइज ना रहे। ठीक, मैथ्स ऑप्शनल में ये खासियत है कि आप सरप्राइज नहीं होते पेपर देख के, क्योंकि पेपर एक रेगुलर पैटर्न पे ही आता है, बहुत ज्यादा चेंजेस उसमें नहीं होते हैं। ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे, ये हर कोई टॉपर कहता है। जब आप भी प्रिपेयर करेंगे तो इस चीज को फेस करेंगे कि सर एक शॉर्ट फॉर्मूला की शीट होनी चाहिए हमारे पास जो एग्जाम के पहले रिवाइज कर सके। ठीक, तो वो चीजें भी प्रोवाइड करेंगे आपको। रेगुलर डाउट क्लियरिंग तो खैर रहेगा ही, लाइव सेशन है तो डाउट क्लियरिंग तो ऑन द इंस्टेंट होगा। ये फीचर्स ऑफ टेस्ट सीरीज है, ठीक, इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। देखो टेस्ट का पैटर्न मैं ऐसा चलाऊंगा कि आज अगर लीनियर अलजेब्रा पढ़े, ठीक, तो फिर 2 दिन बाद सिलेबस खत्म होने के लीनियर अलजेब्रा पे टेस्ट लेंगे। उसके बाद अगर कैलकुलस पढ़े तो कैलकुलस के बाद टेस्ट, सॉलिड ज्योमेट्री पढ़े तो उसके बाद टेस्ट। ऐसे करके जो 13 टॉपिक्स हैं आपके मैथ्स में वो पूरे हो जाएंगे, तो उन 13 टॉपिक्स का 13 सेक्शनल टेस्ट, और जब ये सेक्शनल टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, तो चलिए वापस से आते हैं आज के एजेंडा पे। सिलेबस पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 का पार्ट 1 हो गया था, पेपर 1 का पार्ट 2 पे बात करते हैं अब। ये जनरल टॉपिक लिस्ट है, ये लीनियर अलजेब्रा यूपीएससी का दिया हुआ सिलेबस, कैलकुलस इस पे बात हो गई थी, ठीक है, एनालिटिक ज्योमेट्री बात हो गई थी। आज किस पे बात होगी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडीई और डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स। ये फिजिक्स वाले पार्ट से बड़ा डर लगता है स्टूडेंट्स को, है ना, फिजिक्स वाले पार्ट से बड़ा डर लगता है कि सर पता नहीं कैसे बनाएंगे इसको। और वेक्टर एनालिसिस, ये 3 टॉपिक पे आज डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है वो पेपर 2 का सिलेबस स्टार्ट होता है। इसके बाद आ जाता है पेपर 2। अगर टॉपिक के नाम जानने हैं तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, टफ लगता है लोगों को बट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया। रियल एनालिसिस, इनफैक्ट रियल एनालिसिस को मैं कैलकुलस के बाद ही पढ़ाता हूं, ठीक, क्योंकि आप देखेंगे ये राइमन इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, ये सारी चीजें वहां पर भी कवर हुई हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, तो इसको एक साथ पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सिंपल सा टॉपिक है। लीनियर प्रोग्रामिंग भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये ओडीई के साथ ही खत्म हो जाएगा जब प्रिपेयर करेंगे तो। ठीक, आपको सिलेबस में पार्ट 1 पार्ट 2 टाइप से दिखा रहा हूं, पेपर 1 पेपर 2, बट जब प्रिपेयर करेंगे तो ओवरलैपिंग टॉपिक्स होने के कारण कुछ हिस्सों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक, और क्या आता है? न्यूमेरिकल एनालिसिस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक, इसमें कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं। देखो ऐसा नहीं है कि मैथ्स ऑप्शनल है तो याद आपको नहीं करना होगा, कुछ चीजें फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, बाकी ऑप्शनल के कंपैरिजन में कम रहता है, बट ये टॉपिक में से आपको फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, खासकर न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, रेगुलर, फाल्सी, न्यूटन, रैप्सन, गॉस जॉर्डन, गॉस सिडल, तो ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के भी सिम्पसन, गॉसियन, यूलर्स, रंगा-कुत्ता मेथड, ये सारी चीजें, और ये आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन आ जाता है, बूलियन अलजेब्रा, ये सब। तो ये तो खैर पेपर 2 है, जब आएगा बात तब करेंगे। मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, एक फिजिक्स का टॉपिक पेपर 1 में है, एक फिजिक्स का टॉपिक पेपर 2 में है आपके। मैं आता हूं इस पे, हाँ, पेपर 1
पार्ट 2, क्योंकि एक बार जब सिलेबस का डिस्कशन हो जाएगा हमारा पेपर 2 का भी, उसके बाद वी विल स्टार्ट हैविंग सेशंस ऑन द कोर सब्जेक्ट्स। ठीक, आप मुझे मेल करके बता सकते हैं कि सर किस टॉपिक पे हम डिस्कशन पहले चाहते हैं। मैंने ये प्लान किया है कि ये खत्म होने के बाद पेपर 1 से मैं लूंगा कैलकुलस और पेपर 2 से मैं लूंगा फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक, जिन पे हम जो है इन डेप्थ वीडियोस बनाएंगे हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करते हुए। अगर आप कुछ सजेशन करना चाहते हैं तो यू कैन गिव योर सजेशन। चलो, सबसे पहले आता है ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कह रहा है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? ये हम लोग पढ़े क्लास 12th लेवल पे भी। ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इजी टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी, हर स्टूडेंट का फेवरेट रहता है। ठीक, अगर मैं देखूं इसको, फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, सेकंड और हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस, यूलर कॉशी मेथड, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, अगर इस वाले पोर्शन को देखूं मैं, क्योंकि ये लाप्लास वाला हिस्सा नहीं पढ़े हैं स्कूल लेवल पे, बट ये हिस्से को हम लोग प्रिपेयर कर रखे हैं। ठीक, तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैक्सिमम लगता है 35 to 40 आवर्स। ठीक, क्योंकि अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो जिसमें आपको थोड़ा बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन भी बताना पड़ेगा, खासकर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक, इसीलिए 35 से 40 आवर्स लगता है इस कोर्स को, इस यूनिट को फिनिश करने के लिए। ठीक, डिफिकल्टी लेवल देखोगे तो सेम कहानी है सर, इजी टू मॉडरेट आता है, हर स्टूडेंट का फेवरेट टॉपिक रहता है ये, जो भी मैथ्स ऑप्शनल लेता है। इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या आती है, देखो, फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, याद आ रहा है कुछ 11th-12th का? फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते थे? इक्वेशन दे दिया x माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू समथिंग 4, कुछ भी दे दिया, या x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या इसको ऐसे कर लो, बेस्ट होगा सिंपल वे में, वाई स्क्वायर। क्या करते थे इसमें, इसको आप इतने टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, कितने टाइम करोगे, जब तक ये व्हाट इज दिस आर्बिट्री कांस्टेंट इसको एलिमिनेट ना कर सके। वहीं से डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आता था, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आता था। ठीक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं भाई, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना है मुझे। ठीक, अब जितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उतने बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां से आता है, शुरुआत होती है इसकी फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप पूछेंगे क्या सर क्वेश्चन आता है फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? नहीं आता क्वेश्चन फॉर्मुलेशन पार्ट से। फिर क्यों सीखेंगे? इसीलिए सीखेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, इसमें आपको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है। तो अगर और इसके क्वेश्चंस आते हैं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के, तो अगर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी सीखना है तो ये टॉपिक तो सीखना पड़ेगा। फिर क्या है, वही कहानी, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के बारे में सीखना, आईएफ से जो मल्टीप्लाई करते थे। इसमें होता क्या है, अगर आप देखोगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इसमें जो है आपके अलग अलग कैलकुलेशन अप्रोच होते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए एक अलग कैलकुलेशन अप्रोच होता है। तो एम क्या रहेगा कि मल्टीपल अप्रोचेस जितने भी पॉसिबल हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो आपको बता दिया जाए अप्रोच, और उस अप्रोच पे अगर हम लोग, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन कर लेंगे तो वो टॉपिक वहीं पे फिनिश हो जाएगा। क्या करना है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, जितने अप्रोच पॉसिबल है वो अप्रोच सीख लीजिए, प्लस उस अप्रोच पे 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इतना ही है। वापस से आता हूं सिलेबस पे। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर का ना हो, क्लैरेट्स इक्वेशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, ये वाले टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं। सेकेंड और हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होते हैं। ठीक, ये भी आप पढ़े होंगे, CF प्लस PI जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, PI के लिए आपको इनिशियल कंडीशन या कोई एक कंडीशन गिवन रहेगा। CF जो होता है वो जनरल सॉल्यूशन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। ठीक, यूलर्स कॉशी इक्वेशन पढ़ते हैं, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मैंने रेड में लिखा हुआ है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, जो टॉपिक्स रेड में लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब इनसे जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इनसे जो है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ये तो हमारा 12th का पोर्शन है कि ठीक है सर इंटीग्रेशन आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना लेंगे। बट मेन चीज क्या है, नया
जो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये नहीं किए हैं तो ये एक नया आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या पूछते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ एलिमेंट्री फंक्शन का, ठीक, जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उनका, इनका एप्लीकेशन पार्ट, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक, तो सवाल ये उठता है कि सर ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। अगर आपको मैं समझाऊं बेसिक लेवल पे थोड़ा सा ये क्या चीज है, देखिए होता क्या है, कई बार डिफरेंशियल और इंटीग्रल जो इक्वेशंस होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब d2x1 बाय dt स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अगर मान लो ऐड कर रहा हूं d स्क्वायर x2 बाय dt स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन है दो वेरिएबल का, x1 और x2, ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका y के। ठीक, प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जब भी डिफरेंशियल या ये इंटीग्रल इक्वेशन हो जाए, दोनों केस पॉसिबल है, या तो डिफरेंशियल हो जाए या इंटीग्रल इक्वेशन हो जाए, इसको मैं, ये किसमें है, टाइम डोमेन में है, दीज इक्वेशंस आर, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, दिस इक्वेशन इज इन टाइम डोमेन। इसको मैं नॉर्मली ऐड नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं। कैसे, टाइम डोमेन से किस डोमेन में, एस डोमेन में। इस एस डोमेन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है उसी को बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कर रहा हूं मैं, टाइम डोमेन से एस डोमेन में जा रहा हूं। क्यों कर रहे हो सर, क्या मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन करके, अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉपर्टी याद है, नहीं है तो घबराइए मत, पढ़ेंगे इस चीज को। d2x बाई dt स्क्वायर का अगर इनिशियल कंडीशन 0 माना है मैंने, तो ये आता है एस स्क्वायर x1s। d2x2 बाई dt स्क्वायर का आ जाता है एस स्क्वायर x2s, और ये किसके बराबर होता है, ys। क्या लिखा हूं, x1s क्या होगा, x1s जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसका, x1t का। x1t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है भाई, x1s। x2s क्या है, x2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, x2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है x2s, और yt का है ys। s क्यों लिखा हूं, क्योंकि अब ये टाइम डोमेन में नहीं है इक्वेशन, ये जो है s डोमेन में है। ठीक है, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने का फायदा क्या हुआ, देखो शिफ्ट करने का फायदा ये हुआ कि अब एस स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, x1s प्लस x2s आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ys। तो x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, x1s प्लस x2s, ये हो जाएगा ys बाय एस स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है, जैसे ही आप टाइम डोमेन से लाप्लास डोमेन में जाते हैं, एस डोमेन में, तो यही जो आपका डिफरेंशियल या इंटीग्रल इक्वेशन है, ये अब एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो भी एल्जेब्रा का फॉर्मूला पढ़े हो वो सब अप्लाई करके इजीली सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, आगे और इक्वेशंस होंगे इसके, क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, आप सॉल्व कर सकते हैं x1 और x2। समझ रहे हैं, तो ये होता है यूज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। कोई भी टॉपिक अगर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो सिलेबस बढ़ाने के लिए ऐड किया है, उसकी एक परफेक्ट यूटिलिटी होगी, इसीलिए उसे ऐड किया गया है यहाँ पर। ठीक, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का क्या काम होता है, जो टाइम डेरिवेटिव या टाइम इंटीग्रल इक्वेशन होते हैं उनको एल्जेब्रिक इक्वेशन में सॉल्व कन्वर्ट करना। आप कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, वापस उसके बाद क्या करते हैं एंड में, क्योंकि मेरे से आंसर तो हमेशा टाइम डोमेन में पूछेगा, एस डोमेन से मुझे कुछ नहीं समझ में आने वाला, एस डोमेन में इक्वेशन देख के या फंक्शन देख के, तो मैं क्या करता हूं, फिर मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेता हूं। इनवर्स लाप्लास मतलब इसको सॉल्व करने के लिए एस डोमेन में ले गया, एल्जेब्रा लगाया, फिर एंड में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर टाइम डोमेन में आ गया। ये इसकी यूटिलिटी होती है। ठीक, हालांकि इसमें और बहुत सारी चीजें जो आगे सीखेंगे हम लोग, कि दो टाइप के लाप्लास ट्रांसफॉर्म होते हैं, बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बाइलेटरल मतलब टाइम जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। यूनिलेटरल मतलब टाइम जो है 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफैक्ट अच्छा है हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक, क्योंकि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो कंटिन्यूअस सिग्नल के लिए होता है या कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक,
जिसका डिस्क्रीट टाइम पीरियड वाले या डिस्क्रीट टाइम वाले जो फंक्शंस होते हैं, जिसको हम एक्स एन लिखते हैं, ठीक, वो सब के लिए जेड ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन ही कर रहे हैं, पर्पस यही है, ठीक, कि टाइम डोमेन से इस डोमेन में ले आइए, अलजेब्रा लगा के सॉल्व कीजिए और वापस से आंसर ले आइए। तो दीज ऑल आर टूल्स, इनसे घबराना नहीं है हमें कि यार क्या होता है, ये सब कुछ नहीं है, ये एक टूल है जो हमारा काम आसान करने के लिए बना है। ठीक, बस इस टूल को हमें इंटरनलाइज करना है कि किस तरीके से वर्क करता है ये एक टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो जनरली स्टूडेंट्स नहीं देखते हैं, क्योंकि 10th 12th 11th 12th में नहीं रहता ये चीज। तो इसमें जो जो आपके हैं, इसमें से एक क्वेश्चन 10 मार्कर फिक्स है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में से, एक क्वेश्चन 10 मार्कर जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से फिक्स रहता है। ठीक, अगर क्लास का शेड्यूल देखूं मैं, ठीक है, तो 12-13 लेक्चर्स में फिनिश होता है। ये एक इंडिकेटिव सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें माइनर वेरिएशंस होंगे डिपेंडिंग ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लास, कि अगर हमें समझने में थोड़ा और समय लग रहा है तो बिल्कुल हम थोड़ा और समय लेंगे, क्योंकि एम क्या है, एम है कि आप समझे चीजों को। वो जो 300 मार्क्स तक पहुंचना है वो मुझे नहीं पहुंचना, आपको पहुंचाना है। ठीक, तो जो पेस ऑफ क्लास होगी या पेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी वो आप डिसाइड करेंगे। ठीक, तो उसके बेसिस पे क्लास कम ज्यादा हो जाएगी, बट ये एक इंडिकेटिव सा सेशन लिस्ट है ओडीई के लिए। ठीक, अगर मार्क्स की एनालिसिस देखोगे पिछले 5 सालों में, ठीक, 2022 से लेकर 2018 तक के, ठीक, 6 क्वेश्चंस, अच्छा इधर ऐड नहीं किया मैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन है और मार्क्स कितने हैं, 10 10 10 40 और 30 70 मार्क्स। ठीक, ये सिचुएशन है। ठीक, तो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन से एक 10 मार्कर आया था, कब, 2022 में। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री से एक 10 मार्कर आया था। देखिए, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड ऑफ और लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसमें से क्वेश्चन फिक्स है, हर बार दिखेंगे आपको पेपर में। ठीक, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ट्रेजेक्ट्री, 2 ही 3 टॉपिक्स हैं जिनमें क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और बाकी जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो मैंने बताया था, डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं सॉल्व करने के, और उन अप्रोचेस पे 4-5 क्वेश्चन, वो तो सीखना ही है। उसके अलावा ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। इसको एक बार देखिएगा, एक आपका वेटेज किस तरीके से पेपर का डिस्ट्रीब्यूट हुआ है विद इन इट्स सब टॉपिक्स। नोट कर लीजिए, आगे चलेंगे फिर अगर कुछ नोट करना है तो। ये पीपीटी वगैरह सब टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी, तो वहां पे देख लेना जाकर। अब आता है आप लोगों का फेवरेट टॉपिक। ठीक, कौन सा फेवरेट टॉपिक सर, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीनिंग रेस्ट पे है। ठीक, कोई भी चीज रुकी हुई है, रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम। फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक, मोशन नहीं हो रहा। और डायनेमिक्स मतलब मोशन हो रहा है। ठीक, डायनेमिक्स का मतलब हो जाता है कि इन मोशन। तो ये जो है आपका है तो फिजिक्स का टॉपिक। ठीक, जैसे कि 2 पार्ट में बटा हुआ है, रेक्टिलिनियर मोशन जो अब तक पढ़ते आए हैं। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन, 2 एक्सिस एक्स वाई में चेंजेस आ रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, याद है, टू एंड फ्रो मोशन, साइन ओमेगा के टर्म, साइन ओमेगा टी के टर्म्स में इक्वेशन बनती थी, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड निकालते थे, वो सारी चीजें। मोशन इन अ प्लेन, 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, 2D। प्रोजेक्टाइल्स जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे, ये सब किसका पार्ट है आपको पता है? जो फिजिक्स होती है इसको मैं एक पार्ट में बांटता हूं, विच इज नोन एज क्लासिकल फिजिक्स। किसने दी थी क्लासिकल फिजिक्स? क्लासिकल फिजिक्स दी थी न्यूटन ने, जिसे न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं। न्यूटन साहब ने जो इक्वेशंस बनाए थे, इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो लॉज ऑफ मोशन बनाए थे, फोर्स वाला चैप्टर अगर याद है तो फिजिक्स का, वहां पे ये सारी चीजें हमने कवर की थी। एक प्रोजेक्टाइल किसी एंगल से फेंकिए, कंस्ट्रेंट मोशन, व्हाट इज कंस्ट्रेंट मोशन भाई? फ्रीली मूवमेंट नहीं हो रहा, आपने किसी डायरेक्शन को, किसी एक्सिस को उसके मोशन में आपने रोक दिया है कि आप इस पर्टिकुलर एक्सिस में मूव नहीं कर पाएंगे। 3 डायमेंशन होते हैं ना, एक्स वाई और जेड।
इसमें आपने एक या दो एक्सिस को रोक दिया है उसके लिए, तो वो मोशन कैसा बनेगा? कंस्ट्रेंट मोशन। वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, एनर्जी आ गया तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पढ़ना ही है, वही पोटेंशियल प्लस काइनेटिक की बात होगी। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मूवमेंट के कारण जो एनर्जी आ रही है, दिस इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्च्यू ऑफ इट्स कन्फिगरेशन, ठीक है, पोजीशन मत बोलिएगा, ठीक है, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स कन्फिगरेशन, उस पोजीशन, उस ऑब्जेक्ट को उस पोजीशन में लाने में जितना आपने वर्क डन किया है वो डिफाइन करता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। आप बोलेंगे सर वर्क डन क्या होता है? हाँ, सबको पता है व्हाट इज वर्क डन। वर्क डन पता है कि नहीं पता है? बताइए मेरे को। एक ऑब्जेक्ट है, मास m, ठीक, फोर्स लगाया F, ठीक, d डिस्टेंस चला गया, तो वर्क डन कितना होगा? डॉट प्रोडक्ट, याद रखना, स्केलर वेक्टर, ये सब सीखना है। जो अगला टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर एनालिसिस, उसमें स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड की बात होगी। तो इसका कितना आएगा वर्क डन? वर्क डन आएगा F इंटू डी। F इज फोर्स अप्लाइड, D इज डिस्टेंस मूव्ड। एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कि सर सही लिखे हो? क्योंकि देखो टॉपिक फिजिक्स के हैं, सॉल्व तो हमें मैथमेटिकली ही करना है, फॉर्मूलेज है, इंटीग्रेशन है, डेरिवेशन है, बट जब तक समझेंगे नहीं तब तक फील नहीं आता। याद रखिएगा, समझ के पढ़ेंगे तो याद कम रखना पड़ता है, कम याद रखेंगे तो एग्जाम में भूलने का खतरा ही नहीं रहता। सिंपल सी लॉजिक है यार मेरी, याद नहीं करोगे तो भूलोगे कैसे, समझ के पढ़ोगे तो। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। कमेंट करके बताओगे मेरे को इस सवाल का जवाब कि ये डिस्टेंस किसका डिस्टेंस होता है? ये डिस्टेंस किसका डिस्टेंस है? इस बॉडी का डिस्टेंस है। हा? ये जो डिस्टेंस होता है वर्क डन में, एक छोटा सा आपसे कंसेप्ट पूछ रहा हूं, तुम जिस हिसाब से आंसर दोगे उससे मुझे मैं गेज कर पाऊंगा कि जो हमारा बैच लॉन्च हो रहा है 20 जुलाई वाला, उसमें लेवल क्या रखना है। ठीक, कोई शर्म की बात नहीं है, नहीं आता है तो नहीं आता है। शर्म की बात तब होगी जब 7 महीने बाद भी ना आता हो, अभी तो सीखना शुरू कर रहे हैं। ये डी डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ये जो मास है, बताइए, मैंने फोर्स लगाया, ये मूव ही नहीं किया, तो क्या वर्क डन 0 हो जाएगा? एक दीवार है, एक स्पंज रखा हुआ हूं, उंगलियों से प्रेशर फोर्स लगा रहा हूं, स्पंज तो मूव नहीं करेगा, ठीक है, बट मेरी उंगली मूव कर जाएगी, तो क्या वर्क डन 0 होगा उस केस में? सोचिएगा, इस दीवार पे एक स्पंज रख दिया और उंगली से प्रेस किया, तो भैया स्पंज तो मूव नहीं हुआ, दीवार तो फिक्स है, बट मेरी उंगली तो मूव हुई है, बट ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ है। क्या बोलोगे, वर्क डन होगा नहीं होगा? ये कंफ्यूजन तब नहीं आएगा जब ये क्लियर हो कि डी जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होता, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। इस पॉइंट की बात हो रही है। जनरल केस में ये और ये सेम होते हैं, इसलिए हम रेगुलर भाषा में इसको डिस्टेंस बोल देते हैं। डी क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो वो कितना मूव कर रहा है, वो निकालता है वर्क डन। ठीक, तो एनर्जी, वर्क एनर्जी पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ना है हमें, केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ किसकी बात कर रहा है? प्लैनेटरी मोशंस की बात कर रहा है, ऑर्बिट्स में। ये प्लैनेटरी मोशन क्या होता है? प्लैनेटरी मोशन कुछ नहीं होता, ठीक है, प्लैनेटरी मोशन मतलब प्लैनेट्स किसी ना किसी का चक्कर काट रहे हैं। अब चक्कर काट रहे हैं तो या तो सर्कुलर पाथ में होंगे या इलिप्टिकल पाथ में होंगे। जब भी कोई चीज किसी का चक्कर काटती है तो मुझे क्या चीज की जरूरत पड़ती है? मुझे सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो सेंटर में लगेगा। अब सेंट्रिपिटल फोर्स केपलर्स में और ऑर्बिटल मोशन में कौन प्रोवाइड करता है? ठीक है, नाम लिखा है केपलर्स लॉ, पढ़ना किसके बारे में है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये वाला टॉपिक किसकी बात कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है, जो फिजिक्स में हम पढ़ते थे। तो ये एक पोर्शन है आपका, डायनेमिक्स वाला बोल दो, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, लैमीज थ्योरम वगैरह पढ़ना है, याद है? कोप्लेनर फोर्सेस, वो फोर्सेस जो एक प्लेन में लाई कर रहे हो। अगर मैं यहां पर हटाता हूं ये सबको,
कोप्लेनर फोर्सेस, ये वॉल एक प्लेन है, ठीक है। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाऊं मैं तो एक्स वाई और जेड कहाँ आएगा, बोर्ड के बाहर में। तो कोप्लेनर फोर्सेस की बात हो रही है तो ये प्लेन एक्स वाई, भले डायरेक्शन कैसा भी हो, ठीक, या ऐसे भी लग रहे हो एक पॉइंट पे, ये होते हैं कोप्लेनर फोर्स। उसके लिए आपको लैमीज थ्योरम डिफाइन किया जाता है, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक, कॉमन कैटेनरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो ब्रिज वगैरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो वायर्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक। जो 3 डायमेंशन वाले इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है वहां पे लैमीज थ्योरम वर्क नहीं करेगा। लैमीज थ्योरम कहां वर्क करेगा, सिर्फ कोप्लेनर फोर्सेस में। अगर कोई फोर्स इस बोर्ड के बाहर आ रहा है ऐसा पेन की तरह, या अंदर जा रहा है, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, तब ये जो सिस्टम है ये कोप्लेनर फोर्सेस नहीं रहेंगे, इनमें आपका जो एक नॉन प्लेनर फोर्स भी आ गया है, तो उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 डायमेंशन में अलग रहता है, ठीक। तो ये चीजें हैं जो इसमें आपको कवर करनी है। जो रेड पोर्शन में है ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस पढ़ेंगे तो सब कुछ, थोड़ा फोकस इस पे भी डालना है एक्स्ट्रा, एसएचएम पे, वर्क एनर्जी पे, प्रोजेक्टाइल्स पे, कॉमन कैटेनरी पे, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम पे। अगर आप इसका देखोगे एनालिसिस लास्ट 5 इयर्स का, क्वेश्चंस देखिए 2022 2021, ये कहीं ना कहीं ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि 5 ही सवाल पूछेंगे 70 मार्क्स के। कहां से आ रहा है, स्टेबिलिटी वाला, इक्विलिब्रियम फोर्सेस एक 15 मार्कर, कैटेनरी से 20 मार्कर, वर्क डन, प्रोजेक्टाइल 10 मार्कर क्वेश्चंस आए थे, ठीक। 2021 में देखेंगे तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस से 10 मार्कर, ऑर्बिटल मोशन आया था 22 में, नहीं पूछा था बट वो भी कंटिन्यूस पूछा गया है, एक 10 मार्कर, ठीक, देखिए 10 मार्कर और 15 मार्कर। तो ऑर्बिटल मोशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, एनर्जी पे भी आ रहा है, खासकर काइनेटिक एनर्जी पे, कभी कभी मोशन इन अ प्लेन, जनरली नहीं पूछता बट ये भी प्रिपेयर करना है तो करना ही है, कोई उसमें बात नहीं है। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्टिंग क्या थी, कैटेनरीज वगैरह हो गए, स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, वर्क डन वगैरह पढ़ना। 2018 में बहुत कम वेटेज था इस टॉपिक का, बट अब जो है लगभग वेटेज 70 मार्क्स का चल रहा है, तो इस हिसाब से हमें इसे टाइम देना होगा। थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है बताऊं इसमें, ये और फ्लूइड डायनामिक्स और मैकेनिक्स में भी आप फेस करेंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि फिजिक्स के कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं रहते हैं, हम सीधा जंप कर जाते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में। हम क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं पर अंदर से फील नहीं आती कि कर क्या रहे हैं। याद रखना ये चीज, तुमने अगर दिया है पेपर या प्रिपेयर किया है खुद से तो ये फेस करते होगे, क्योंकि फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो जो हम सीधा जंप कर रहे हैं मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए, तो हम सॉल्व तो करते हैं और क्योंकि सॉल्यूशन बड़े रहते हैं, ठीक है, तो 1.5 पन्ने के बाद जो है खो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं रहता कर क्या रहे हैं। यही प्रॉब्लम ऐसे में भी होती है, किसी भी चीज को जब आप सॉल्व कर रहे हैं या जब आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक, तो क्या लिखना है क्या करना है ये दिमाग में क्लियर होना जरूरी है, वरना थोड़े टाइम के बाद ना खो जाओगे, पता नहीं क्या हो रहा है। ये प्रॉब्लम है स्टैटिक्स डायनामिक्स में और फ्लूइड वाले चैप्टर में भी। तो देख लीजिए, इसको आगे चलते हैं, एक और टॉपिक है उसको डिस्कस करके सेशन को एंड करेंगे। एक बार ये सिलेबस डिस्कशन हो जाए तब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उसमें इन डेप्थ जाकर बेसिक से शुरू करके जो यूपीएससी का लेवल है उससे एक ज्यादा, ताकि सरप्राइज ना हो एग्जाम में, वहां तक के प्रिपेयर करेंगे तो वो इंटरेस्टिंग रहता है। बट उसके पहले भाई ये जो पोर्शन है वेक्टर एनालिसिस का, जो पेपर 1 का लास्ट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, याद रखिएगा। अगर वेक्टर एनालिसिस नहीं समझ में आया तो फ्लूइड डायनामिक्स भूल जाइए कि समझ में आएगा, ठीक। अगर वेक्टर एनालिसिस नहीं सीखे तो फ्लूइड डायनामिक्स नहीं समझ में आने वाला, कोई चांस नहीं है उसका, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहां से शुरुआत होता है, इसमें पढ़ते हैं स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड, ठीक। पता है आपको, स्केलर मतलब जो मैग्नीट्यूड से डिफाइन करें, वेक्टर फील्ड में डायरेक्शन का भी कंपोनेंट एक्स्ट्रा रहता है, ठीक। जो स्केलर फील्ड होती है भाई, इसमें मेरा नॉर्मल मैथ्स चल जाता है,
2 + 2 4 होगा, बट वेक्टर फील्ड के लिए मुझे नया मैथ्स डेवलप करना पड़ता है जिसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि उसमें जब आप ऐड करोगे तो 2 + 2 4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है एंगल बिटवीन दीज वैल्यूज। तो यहां पर आता है आपका वेक्टर अलजेब्रा। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फील्ड ऑफ अ स्केलर वेरिएबल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, क्या चीजें हैं सर ये? अगर थोड़ा सा आइडिया हो आपको तो एक ऑपरेटर होता है डेल ऑपरेटर, एक ऑपरेटर होता है डेल ऑपरेटर। ठीक, इस डेल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? इस डेल ऑपरेटर का मतलब होता है डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय डेल वाई जे कैप, डेल बाय डेल जेड के कैप। ठीक, ध्यान से देखो, डेल ऑपरेटर क्या बता रहा है? ये ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ये ऐसे कुछ नहीं बताता ये। इसको जब मैं एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां लिख रहा हूं, ठीक है, डेल फाई, फाई क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। जब आप फाई से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? डेल फाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के साथ मल्टीप्लाइड बाय आई कैप, डेल फाई का वाई के साथ डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन जे कैप, और डेल फाई का के कैप। तो ये जो डेल फाई है इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलता हूं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। ठीक है, इसकी फाई क्या है? एक स्केलर होता है। क्या बताता है ये? देखो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर, डेल फाई क्या बताएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और आपका जेड डायरेक्शन, तीनों एक्सिस में जो मेरा स्केलर है किस तरीके से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज क्या है, वो बताता है ग्रेडियंट। एक डेल ऑपरेटर जिस तरीके से यूज करोगे, अलग अलग चीजें इंफॉर्मेशन देता है इस वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। ठीक, डेल फाई क्या देता है? आपका रेट ऑफ चेंज स्केलर का। अगर डेल डॉट फाई कर दूं, ठीक, अब डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तो ये क्या आता है? ये आता है आपका डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। नाम याद रखना, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। यहां पर क्या था? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। फाई क्या था? एक स्केलर क्वांटिटी। पर अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में स्केलर लेता था, राइट हैंड साइड में वेक्टर मिलता है। यहां उल्टा है, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? आई डॉट आई 1। तो यहां पर आपको जो डाइवर्जेंस होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अंदर समझ में आ रहा है? ये बेसिक से समझना है हमें, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा अगर समझ गए तो फ्लूइड डायनामिक्स आ गया। क्या बताता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर? कुछ नहीं बताता। डाइवर्जेंस एक नंबर है। क्या बता रहा है? नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट में, ठीक, अगर फ्लक्स जो है, ठीक है, फील्ड लाइंस, फ्लक्स मतलब फील्ड लाइंस, अगर फील्ड लाइंस इमर्ज आउट हो रही है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अगर फील्ड लाइंस कन्वर्ज हो रही हैं, नेगेटिव डाइवर्जेंस। किसी एक पॉइंट में, ये है पॉइंट, जितनी फील्ड की लाइंस जो हैं वो एंटर की, उतनी ही फील्ड के लाइंस अगर एग्जिट कर गई, तो डाइवर्जेंस क्या होता है इस केस में? डाइवर्जेंस इज 0। तो ये अंतर होते हैं, छोटे छोटे ऑपरेटर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, एक और चीज है छोटी सी, तीसरा, जिसको बोलते हैं कर्ल। कर्ल क्या होता है? डेल क्रॉस फाई। कर्ल जो है एक वेक्टर का आप निकालते हैं और वैल्यू क्या आती है? वो भी एक वेक्टर आती है। डेल क्रॉस फाई क्या बताता है? अगर ये नॉन जीरो हुआ, अगर ये नॉन जीरो हुआ, मतलब जो मेरा वेक्टर है वो एक रोटेटिंग वेक्टर है, चक्कर काट रहा है। ये तीनों चीज याद रखना। ग्रेडियंट मतलब रेट ऑफ चेंज, स्केलर मतलब कितनी फील्ड लाइंस एंटर की, कितनी निकली, और कर्ल का मतलब रोटेटिंग वेक्टर। अगर कर्ल 0 है तो वेक्टर रोटेट नहीं कर रहा, कर्ल अगर नॉन जीरो है तो वेक्टर रोटेट कर रहा है। ये ऑपरेटर्स के बारे में समझना आपको।
तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन ऑपरेटर्स के बारे में हमें समझना, क्योंकि जब आप ये ऑपरेटर्स के बारे में समझ जाओगे, स्केलर, ग्रेडियंट, कर्ल, ठीक, तो आगे की चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पोर्शन है ना, सवाल नहीं आने वाला इसमें से। पढ़ेंगे पर सवाल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बेस है। क्वेश्चन किस में से आता है? इन टॉपिक से। ये क्या है? ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशंस हैं। कर्व्स इन स्पेस, कर्वेचर और टॉर्शन, सेरेट्स और फ्रेनेट्स फॉर्मूला, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स आइडेंटिटीज, इन पे हर साल सवाल आते हैं। और ये क्या है? ये एप्लीकेशन है ये ऑपरेटर्स का, जो हम लोग सीखे थे। ठीक, तो देख लीजिएगा इसको। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर सरफेस इंटीग्रल निकाल रहा हूं, किसी सरफेस का एरिया निकाल रहा हूं, तो कुछ मत करिए, उस वेक्टर का डाइवर्जेंस लेकर वॉल्यूम इंटीग्रल कर दो। किसी भी क्लोज सरफेस का अगर मैं सरफेस इंटीग्रल निकाल रहा हूं, तो डाइवर्जेंस लेके वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल दो। किसी वेक्टर के कर्ल का अगर सरफेस इंटीग्रल निकाल रहा हूं, तो उसका आप उस वेक्टर का लाइन इंटीग्रल निकाल दीजिए। सीधा सीधा स्टोक्स थ्योरम यही कहता है। जो यहाँ पर डेल क्रॉस पाई का अगर मैं डॉट ds करके सरफेस इंटीग्रल निकालूंगा, उससे अच्छा ये कहता है कि फाई डॉट dl करके लाइन इंटीग्रल निकाल दीजिए, काम खत्म है। तो ये एप्लीकेशंस हैं इनके, एक बार देख लो उसको। हो गया। अच्छा, इसमें ना एक और समस्या होती है जो स्टूडेंट फेस करते हैं कि वेक्टर एनालिसिस में सर कार्टेशियन में तो प्रॉब्लम नहीं आता, ये तो हम बचपन से विजुअलाइज करते आए हैं एक्स वाई जेड। प्रॉब्लम आता है पोलार कोऑर्डिनेट्स में, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन होता है। ठीक, कहीं तो लिखा होगा, हाँ, कर्ल इन कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। फ्लूइड डायनामिक्स में भी यही करना होता है। आप जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे किस में? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। याद है, रो, पाई और जेड, ये क्या होता है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आर, थीटा, पाई, पाई इज एजीम्यूथल एंगल, ये क्या होता है आपका? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब कन्वर्जन करते हैं तब थोड़ी इमेजिनेशन जो है वो रुकने लगती है हमारी, जो प्रॉब्लम करता है, हम विजुअलाइज नहीं कर पाते चीजों को। और दोष हमारा भी नहीं है, क्लास 10th तक के हमें 2D ज्योमेट्री ही पढ़ाई जाती है, 12th में जाके आखिरी में 3D ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर आ जाता है। तो हम उतना ज्यादा अडेप्टेबल नहीं रहते हैं 3D ज्योमेट्री में विजुअलाइजेशन करने के लिए। और उसमें भी अगर आपको सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में बोला जाए तो समस्या आती है। इस चीज में स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं। हमारा काम है इसी को ओवरकम करना, क्योंकि ये अगर आप सीख जाओगे तो फ्लूइड डायनामिक्स में आपको फ्लूइड का मूवमेंट दिखने लगेगा, तब क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। तो ये कहानी है आपकी वेक्टर एनालिसिस का सिलेबस। ठीक, ये हमारे क्लास का छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, 11-12 लेक्चर्स में इसको फिनिश किया जाएगा। 12 लेक्चर्स मतलब वही 35 to 40 आवर्स में टोटल वेक्टर कैलकुलस को। ये सेशन प्लान है। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो 60 नंबर के सवाल आ रहे हैं इसमें से, 4-4 क्वेश्चंस, और टॉपिक भी लगभग फिक्स हैं जो मैंने टिक किया था। ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, देखो स्टोक्स थ्योरम से आया है, डाइवर्जेंस थ्योरम से आया है, सरफेस इंटीग्रल से आया है, वेक्टर आइडेंटिटी, कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज होती है जिन पे भी क्वेश्चन पूछता है। ऐसे मैं आपको 1-2 आइडेंटिटी बताता हूं अभी। ग्रेडियंट पे लाइन इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम, सरफेस इंटीग्रल, डाइवर्जेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, टॉर्शन। तो ये इसका वेटेज रहा है। अगर हम 2020 से देखें तो ऑलमोस्ट अब पैटर्न जो है फिक्स हो रहा है यूपीएससी का, चाहे हर एक सब टॉपिक्स में, कि 60 मार्क्स का पूछेंगे, 4-4 और 4 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो एक बार इसको नोट देख लीजिए, एक बार आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ भाई, ये वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जो हमारा इतना हम वेक्टर एनालिसिस बोल रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है वेक्टर एनालिसिस? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं तुम्हें। लाइट क्या है जानते हो? व्हाट इज लाइट? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, सर व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? कुछ नहीं होता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन किया जाता है, इट इज एन इंटरप्ले बिटवीन, ध्यान से देखना वर्ड, इंटरप्ले बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? आपका इंटरप्ले बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना मैथ्स के सिलेबस में है। मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है मैथ्स के सिलेबस में, पर भैया वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड तो है ना। तो ई और एच फील्ड के नाम पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इन फील्ड के बारे में आपको समझना तो पड़ेगा इनकी प्रॉपर्टीज को, क्योंकि स्केलर और वेक्टर फील्ड इसने जनरलाइज तरीके से चीजों को डाल दिया है आपके सिलेबस में। अच्छा, ई और एच का इंटरप्ले है, भाई आपस में खेल रहे हैं। अब सर खेल रहे हैं अगर, तो कोई ना कोई रूल भी होगा। तो इसके रूल्स कौन डिफाइन करता है? इसके रूल्स डिफाइन करता है मैक्सवेल इक्वेशन। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूल्स कौन डिफाइन कर रहा है? मैक्सवेल इक्वेशन। और मैक्सवेल ने ये इक्वेशंस कहां से लाए थे? मैक्सवेल ने ये इक्वेशन वेक्टर अलजेब्रा से ही लाया था, वेक्टर एनालिसिस से। करंट रिसर्च वगैरह में भी ये टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, वेक्टर अलजेब्रा। स्कोरिंग भी है, ठीक है। कुछ टॉपिक डिफिकल्ट है, जो डिफिकल्ट है उसको डिटेल में करेंगे, बाकी जो इजी है, जैसे इसमें क्या पूछता है, एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन फिक्स हैं, आपको कोई भी एक वेक्टर दे देगा और बोलेगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को प्रूफ भी करो और अप्लाई भी करो। 15 मार्कर बन गया आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इसमें, देख लीजिएगा एक बार। कोर्स लॉन्च कब से कर रहे हैं सर? 20 जुलाई से। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैथ्स ऑप्शनल मैं अपने स्टैंड पे बिल्कुल टिका हुआ हूं कि एक स्कोरिंग ऑप्शनल है, बस सही तरीके से पढ़ा जाए तो। अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो स्कोरिंग ऑप्शनल है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, एंड रिमेंबर द कोड AT लाइव। ये तो हो गया पेपर 1 की कहानी, डिस्कशन एंड हो गया। पेपर 2 का डिस्कशन भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से। और जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ टॉपिक्स जो हैं मैं वो आपके YT पे डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि जब प्रिपरेशन करना है तो कितने बेसिक से शुरू करना है और कितने डेप्थ तक कवर करना है। ठीक, तो मैंने उसमें लिस्टिंग बनाई है कैलकुलस और फ्लूइड डायनामिक्स की, कि एक कोर मैथ्स का टॉपिक पढ़ेंगे और एक आपका फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, आप टेलीग्राम चैनल पे या मेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।